हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर 2016 का प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9, 14। इसका सही आंसर है बी 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर वर्ण आ, ई, उ, रिल, ऐ, ओ, औ। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव है ककाल, कंठ, दंत, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। मनुष्य में उच्चारण उपयोगी अवयव कंकाल, कंठ तथा दंत होते हैं। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकलने वाली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मानव के मुख से निकली ध्वनि का। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर, ए बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए बी दोनों। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो इसका सही आंसर है बी 3 भागों में। स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होता है स्वतंत्री कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से दंतव्य व्यंजक हैं ना, का, चा, ड़ा। तो इसका सही आंसर है ना। दंतव्य व्यंजन बड़ों का उच्चारण दांतों पर जीभ लगने से होता है। दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं ता, था, दा, ना। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, विस्मयबोधक का। तो इसका सही आंसर है डी विस्मयबोधक। ड़ा वर्ण का वर्ग में आता है। ड़ा वर्ण किस वर्ग में आता है? का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी टा वर्ग। 13 संख्या है सम, विषम, उपर्युक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी विषम। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। अवरोही क्रम है 11, 9, 7, 5, 2, 2, 5, 7, 9, 11, उपर्युक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए 11, 9, 7, 5, 2। भाग की संक्रियाएं होती हैं भाज्य, भाजक, भागफल, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। भाषा शिक्षण के पक्ष हैं पठन, लेखन, व्याकरण, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। भाषा शिक्षण के पठन, लेखन तथा उच्चारण पक्ष हैं। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण की अपर्याप्तता का ज्ञान, सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। 99 में दाही है 8, 9, 10, 11। तो इसका सही आंसर है बी 9। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लेखन का अर्थ बताइए। लेखन लिख धातु से बना है जिसका अर्थ है लिखना। लिखना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये शब्दों के क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों एवं विचारों की एक कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप से होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां हैं। स्पर्शी व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह के किसी न किसी अंग का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे या, ला, वा। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे सा, सा, हा। अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। अयोगवाह ऐसे वर्ण जिसमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। इनके नामकरण हिंदी के पाणिनि कहे जाने वाले डॉक्टर किशोर दास वाजपेयी ने किया था। नंबर 1 अनुस्वर, नंबर 2 अनुनासिक, नंबर 3 विसर्ग। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। ये संज्ञा है मैं, मुझे, मुझको, सर्वनाम। नया, नई, नए विशेषण।
आया, आए, आई, आओ, ये सब क्रिया है। हास्य के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। हास्य के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम आ, ई, उ, ऋ। बालघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बालघात जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों, भावों अर्थात मन की बात को बताना चाहता है और वह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को स्पष्टता से समझ सके अर्थात उसी बात को समझने जिसे वह बताना चाहता है, तब ऐसी स्थिति में अपने मुख से निकलने वाली ध्वनि के कुछ वर्णों, शब्दों या वाक्यों पर कुछ विशेष जोर देता है। शब्द का उच्चारण करते समय अर्थ तथा उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी वर्ण विशेष पर बल देते हैं। अतः भाव की स्पष्टता के लिए बालघात या स्वराघात की आवश्यकता होती है। जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। जीभ का के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। अग्रभाग स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है जैसे ई, ए। मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग काम करता है जैसे आ। पश्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है जैसे उ, ओ, आ। ऋ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ऋ स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऊष्म व्यंजन क्या है? लिखिए। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं जैसे सा तथा हा। अनुनासिक स्वर की परिभाषित कीजिए। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं जैसे आँख, हंसना, चांद आदि। हलंत से क्या अभिप्राय है? लिखिए। हलंत से अभिप्राय उस चिन्ह से है जो किसी शब्द को आधा दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हलंत वाक्य के शब्दों को अक्षरों के नीचे लगाया जाता है जैसे पश्चाताप ता के नीचे हलंत लगता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं जिसमें 5 स्वर तथा 21 व्यंजन होते हैं। 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू हैं। चा वर्ग की ध्वनियाँ निकलती हैं, नाम लिखिए। चा वर्ग की 5 ध्वनियाँ हैं चा, छा, जा, झा, या। गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? लिखिए। गुणा में निम्न संक्रियाएं होती हैं गुण्य, गुणक तथा गुणनफल। 345 के सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान 5 का 5, 4 का 40, 3 का 300। लघु उत्तरीय प्रश्न, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय बताइए। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय: नंबर 1 व्याकरण का समुचित ज्ञान, नंबर 2 शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास, 12 कड़ी का अभ्यास, वाचन अभ्यास। नंबर 12 अल्पप्राण और महाप्राण की अशुद्धियाँ। विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं जैसे वह प्रतिदिन योग नहीं करता है। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व हैं। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व: नंबर 1 शुद्धता, यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। नंबर 2 सार्थकता, ध्वनि के उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा आवश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए और ना ही शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। नंबर 3 स्पष्टता, स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। नंबर 4 तरंगता, ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है और अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बालघात की तरंगता होना आवश्यक है। स्वर के भेद किन किन आधार पर किए गए हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। नंबर 1 उच्चारण के समय के आधार पर हास्य, दीर्घ तथा प्लुप्त स्वर। नंबर 2 जीभ प्रयोग के आधार पर अग्र, मध्य तथा पश्य स्वर। नंबर 3 मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत तथा संवृत स्वर। नंबर 4 ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार तथा आवृत्ताकार। नंबर 1 उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हास्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं जैसे आ, ई, उ, ऋ।
नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। नंबर 3 प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। नंबर 2 जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर ई, ए। नंबर 2 मध्य स्वर आ। नंबर 3 पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ, अंग। नंबर 3 ओष्ठाकृति के आधार पर। नंबर 1 वृत्ताकार स्वर उ, ओ, औ। नंबर 2 आवृत्ताकार स्वर आ, ई, ए। गिनती सीखने संबंधी मुख्य बातें समझाइए। गिनती सीखने संबंधी मुख्य बातें। नंबर 1 गिनती सीखने संबंधी सर्वप्रथम बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, अतः बच्चों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर ही गतिविधियाँ की जानी चाहिए। नंबर 2 ये सुनिश्चित करना कि बच्चों की मूर्त वस्तुओं की समझ है या नहीं। नंबर 3 यह ध्यान देना कि बच्चों को सीखने के प्रति रुचि ले रहा है या नहीं। यदि नहीं तो बच्चों की गति, कहानी, कविता के माध्यम से सीखने का प्रबंध किया जाना चाहिए। नंबर 4 बालक का वस्तुओं को गिनना तथा किसी अंक को बोलने पर समझ का पता लगाना गिनती सीखना। नंबर 5 क्रमबद्धता। दाही एवं सैकड़ा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। आप फिर बोलें। दाही 9 इकाई में 1 इकाई जोड़ देने पर 10 इकाई या 1 दाही हो जाती है। इसी प्रकार 20 इकाई में 2 दहाई, 30 इकाई को 3 दाही, 40 इकाई को 4 दाही एवं 50 इकाई को 5 दाही कहा जाता है। अतः 10 इकाई में 1 दाही, 20 इकाई में 2 दाही, 40 इकाई में 4 दहाई। सैकड़ा 3 अंकों की प्रथम संख्या 100 होती है, जैसे ही 99 में 1 अधिक होता है। इसी प्रकार 424 में 4 सैकड़ा, 2 दहाई और 4 इकाई होगा। उदाहरण 185 में 1 सैकड़ा, 8 दहाई, 5 इकाई। मालिक आरोही एवं अवरोही क्रम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है उसे आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे संख्या 8, 10, 5, 3, 12 को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम 3, 5, 8, 10, 12। अवरोही क्रम का अर्थ है घटता हुआ क्रम। जब संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है उसे अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे संख्या 5, 25, 48, 6, 10 को अवरोही क्रम में लिखिए तो अवरोही क्रम 48, 25, 10, 6, 5। अतः आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर तथा अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है। शुद्ध एवं सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा श्रुतलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। अनुलेख किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। उसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हूबहू अनुकरण करते हैं। शिक्षक तख्ती या कापी पर वर्ण या शब्द लिख देते हैं और बच्चे देखकर ठीक वैसे ही लिखने का अभ्यास करते हैं। सुलेख सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में विशेष स्थान है। सुलेख के माध्यम से जहाँ अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़े बल्कि वह उसे रुचि से भी पढ़े। श्रुतलेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हैं। श्रुतलेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं है जितना भाषा की शुद्धता का। इसका उद्देश्य छात्रों को श्रवणेंद्रियों को पूर्ण शिक्षित करना भी है ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समानार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हों पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा, तुरंग, घोटक, सैंधव आदि। इच्छा का पर्यायवाची शब्द आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, मनोरथ आदि। इंद्र का पर्यायवाची सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर आदि। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, मार्तंड आदि। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति में प्रयुक्त अक्षरों की ध्वनियों का सही प्रयोग आता है। यदि हम विचारों एवं भावों को अभिव्यक्ति के समय ध्वनि का उच्चारण कर उसके निश्चित स्थान से नहीं करेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति दोषपूर्ण और मौखिक भाषा निरर्थक प्रभावहीन हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक कारण भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि शारीरिक दोष के कारण उच्चारण में दोष आ जाते हैं। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। शारीरिक कारण कंठ, तालु, होंठ, दांत
आदि अंगों में दोष के कारण।